विंस मैकमैन को लोगों को बिना जाने बस पहली नजर में जज करने की आदत है। अपने पूरे करियर में मैकमैन ने रेसलर को पहली नजर में देखते ही ये फैसला किया है कि उन्हें वो पसंद है या नहीं, और फिर वो रेसलर्स मैकमैन का चहीता बनने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। इस लिस्ट में शामिल रेसलर्स ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। वो रेसलर पहले तो लोगों को पसंद आने के लिए बहुत मेहनत करता है और फिर उसके साथ अपने बेहतरीन किरदार और रिंग में अपनी काबिलियत को जोड़ता है, और धीरे धीरे मैकमैन को एहसास होता है कि वो उसके बारे में गलत थे। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम बात करेंगे ऐसे 10 WWE रेसलर्स की जिनसे मैकमैन को कोई उम्मीद नहीं थी। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें, और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, मिक फॉली। हॉल ऑफ फेम के सदस्य मिक फॉली WWE में 3 सफल किरदार निभाने में कामयाब रहे हैं, और वो 3 किरदार हैं मैनकाइंड, कैक्टस जैक और ड्यूड लव। हालांकि फॉली को WWE में अच्छी खासी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने कई बार WWE टाइटल भी जीता, लेकिन विंस मैकमैन को शुरुआत में उनमें कुछ खास बात नहीं लगी थी। खास फॉली के लिए बनाई गई एक A&E डॉक्यूमेंट्री में विंस मैकमैन ने कुछ ऐसा कहा था: मुझे लगा ये हमारे प्रोडक्ट की बेइज्जती होगी, मुझे लगा उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मुझे लगा उसकी कोई शान नहीं है। मिक हमेशा से ही ऑडियंस से जुड़े रहे हैं और उनके यहाँ आने से पहले मैं ऐसा देख ही नहीं पाया। मैंने सोचा हम उस लड़के को कभी हायर नहीं करने वाले, लेकिन उन्हें हायर किया गया। उनसे सबको एक लगाव था और बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। नंबर 9, शॉन माइकल्स। विंस मैकमैन और शॉन माइकल्स एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। जब 90 के दशक में WWE को मेन इवेंट के लिए नए स्टार्स की जरूरत थी और HBK का नाम सामने रखा गया, तब मैकमैन इसके बिल्कुल खिलाफ थे। मैकमैन को नहीं लगता था कि HBK में वो बात है जो WWE में आगे बढ़ाने के लिए एक रेसलर में होनी चाहिए, और मैकमैन को HBK से इस तरह की दिक्कत होने का कारण HBK की लंबाई चौड़ाई भी थी। WWE के एग्जीक्यूटिव ब्रूस प्रिचर्ड ने सैम रॉबर्ट्स के पॉडकास्ट पर एक अपीयरेंस के दौरान इसके बारे में चर्चा करी थी, और उन्होंने कहा था, ऐसे बहुत सारे मौके थे जब हमने आराम से सीधे तरीके से बस ऐसा कहने की कोशिश करी कि शॉन माइकल्स एक बेबी फेस हैं। विंस ने जवाब दिया, वो आदमी मेरी कंपनी में कभी भी बेबी फेस नहीं बन सकता, और उन्होंने वो नहीं देखा। और फिर रेसलमेनिया 11 के बाद विंस अपनी गाड़ी में बैठे और कहा, हे भगवान, हमारे पास अपना एक बेबी फेस है, सिर्फ मुझे ही क्यों ये दिखता है। और पैट और मैं एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे, हमें कहा गया था कि इस आइडिया के बारे में फिर कभी बात नहीं करनी है। ये बहुत अजीब है। और मैं, और खास करके पैट, हाँ, मेरे ख्याल से वही पहला इंसान था जिसने कहा था, मैं शॉन माइकल्स को एक WWF चैंपियन के तौर पर देख सकता हूँ। और क्या इस बात के लिए उनका दिमाग खाया गया? ओह हाँ, विंस को उस वक्त शॉन में कोई WWF चैंपियन नहीं दिख रहा था। नंबर 8, गंथर। जब गंथर को मेन रोस्टर पर लाया गया था, तब फैंस को इस बात की फिक्र थी कि विंस मैकमैन को गंथर का किरदार समझ नहीं आएगा। उनके रन की शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे मैकमैन उनके फैन हैं, लेकिन रेसलवोर्ड्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैकमैन बैक स्टेज में गंथर के फैन नहीं थे, और वो जल्द से जल्द गंथर के किरदार को खत्म करना चाहते थे। गंथर के लिए अच्छी बात ये रही कि ये लगभग उसी दौरान हुआ जब मैकमैन WWE के ऑफिस से छुट्टी लेने के बारे में सोच रहे थे, और इसके साथ ही ये दावा भी किया गया था कि मैकमैन की गंथर से नफरत करने वाली बात को केवल बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। खैर, जो भी हो, ये तो साफ था कि धीरे धीरे गंथर ने मैकमैन का विश्वास जीत लिया, और कुछ महीनों बाद रिपोर्ट्स में आया कि मैकमैन गंथर के काम से बहुत प्रभावित हैं, और 2023 में गंथर की प्रेजेंटेशन से ये साबित होता है कि मैकमैन सच में अब उनके एक फैन बन चुके हैं। नंबर 7, LA नाइट। WWE फैंस बिल्कुल हैरान रह गए थे जब NXT के फेमस रेसलर LA नाइट ने मेन रोस्टर पर अपना डेब्यू किया था। LA नाइट स्मैकडाउन पर मैक्स ड्यूप्रे के नाम से आए थे, और वो मैक्सिमम मेल मॉडल्स के मैनेजर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस मैकमैन को LA की उम्र के कारण उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, और इसीलिए उन्हें केवल एक मैनेजर बनाया गया था। ये LA नाइट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, और आखिरकार उन्हें उनका पुराना किरदार वापस मिल गया। हालांकि LA नाइट के मेन रोस्टर पर डेब्यू के दौरान साफ तौर पर मैकमैन की राय उनके बारे में सही नहीं थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, और उसके बाद से ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि WWE इस चहीते स्टार को लेकर मैकमैन के दिल में अब नई जगह बन चुकी है। नंबर 6, डैनियल ब्रायन। डैनियल ब्रायन में हर वो चीज थी जो विंस मैकमैन को एक WWE स्टार में पसंद नहीं थी। जब ब्रायन ने पहली बार WWE में शुरुआत करी थी, तब ये बिल्कुल साफ था कि मैकमैन को ब्रायन बिल्कुल समझ नहीं आते थे, और जब NXT पर क्रिस जेरिको के खिलाफ ब्रायन का पहला मैच हुआ था, तब भी मैकमैन को मैच में ब्रायन का काम ज्यादा पसंद नहीं आया था। जब मैच के बाद जेरिको बैक स्टेज गए थे, तब मैकमैन ने ब्रायन के वेगन होने की बात पर भी कुछ बातें बोली थी। धीरे धीरे ब्रायन बहुत ज्यादा मशहूर हो गए, और मैकमैन के पास उन्हें मेन इवेंट के सीन में डालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों के रिश्ते में काफी सुधार आया,
जब ब्रायन पहली बार 2016 में रिटायर हुए थे, तब एक डॉक्यूमेंट्री के बिहाइंड द सीन्स में देखने को मिला था कि विंस मैकमैन को इससे कितना फर्क पड़ा था। जब 2021 में ब्रायन ने WWE को छोड़ दिया, तब रिपोर्ट सामने आई कि मैकमैन ब्रायन से कितना प्यार करते थे। AEW ऑल आउट मीडिया स्क्रम के दौरान एक इंटरव्यू में ब्रायन ने मैकमैन के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा, मुझे ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है, विंस और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी वो मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और मैं अपनी सारी हदें पार करना चाहता हूँ। मुझे प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में ये चीज बहुत पसंद है, जिस तरह से हम यहाँ अपना शरीर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन को WWE में एक लेजेंड माना जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैकमैन ऑर्टन को रोस्टर पर भी नहीं रखना चाहते थे। जब WWE ऑर्टन को साइन करने के बारे में सोच रहा था, तब मैकमैन ऑर्टन को मिलिट्री वाले समय से होने वाली परेशानियों की वजह से इसके बिल्कुल खिलाफ थे। अपने पॉडकास्ट पर जिम रॉस ने बताया कि उन्होंने ही मैकमैन से कहा था कि उन्हें ऑर्टन को दूसरा मौका देना चाहिए, और अच्छी बात यह है कि मैकमैन ने उन्हें वो मौका दिया। अपने WWE करियर के शुरुआत में सच में ऑर्टन को कुछ दिक्कतें थी, लेकिन समय के साथ वो चीजें समझने लगे और वो कंपनी के एक बड़े स्टार बन गए। लगभग 20 सालों से भी ज्यादा से ऑर्टन WWE प्रोग्रामिंग का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं, और इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज के बिहाइंड द सीन्स वीडियोस की बदौलत ये भी साफ हो चुका है कि अब मैकमैन ऑर्टन की कितनी इज्जत करने लगे हैं। नंबर 4, समोआ जो। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब बात उनके टैलेंट के लुक्स की आती है, तब विंस मैकमैन की अपनी एक पसंद है, और ऐसा ही हुआ था जब मैकमैन ने पहली बार समोआ जो को देखा। और ब्रूस प्रिचर्ड के मुताबिक जो की शारीरिक बनावट वैसी नहीं थी जैसी मैकमैन को पसंद है, और इसलिए शुरुआत में वो जो को साइन करने के खिलाफ थे। जब WWE ने आखिरकार उन्हें साइन कर लिया, तब फैंस को उनके लिए चिंता होने लगी कि मैकमैन का भेदभाव इसी तरह जारी रहेगा और जो को बस दूसरे रेसलर्स को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ जो ने मैकमैन को दिखा दिया कि उनमें क्या काबिलियत है। मैकमैन ने जो को अहम कहानियों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि रोमन रेंस के साथ एक फ्यूड और ब्रॉक लेसनर के साथ एक बेहतरीन फ्यूड। एक बार ऐसी भी अफवाह सामने आई थी कि जो WWE टाइटल जीतने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये साफ हो चुका था कि विंस मैकमैन समोअन सबमिशन मशीन के एक फैन बन चुके हैं। नंबर 3, द मिज। रॉ पर द मिज का पहला अपीयरेंस इतना खराब था कि उनको सच में लगा था कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। द मिज रॉ पर डीवा सर्च को प्रमोट करने आए थे, और ये साफ दिख रहा था कि मिज इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने अपने प्रोमो का बड़ा हिस्सा बिल्कुल खराब कर दिया। जब मिज बैक स्टेज पहुंचे तो उन्होंने विंस मैकमैन से बात करी और उनसे कहा कि आगे से वो इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे, और मैकमैन ने इसका जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि ऐसा फिर से नहीं होगा। मिज का कार्ड उसके बाद से ही देखने लायक होता है, और उन्होंने बहुत मेहनत करी ताकि वो मैकमैन का भरोसा जीत पाए, जो आखिरकार उन्होंने जीत लिया। रॉ पर अपने इस बदनाम अपीयरेंस के कुछ सालों बाद मिज को मेन इवेंट सीन में जगह मिली, और आखिरकार 2010 में उन्होंने WWE टाइटल भी जीत लिया। मॉडर्न WWE में मिज को एक भरोसेमंद रेसलर के तौर पर देखा जाता है, और जब बात मीडिया के सामने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन करने की आती है, तो मिज शायद उन नामों में से सबसे ऊपर होंगे जिन्हें मैकमैन अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। नंबर 2, क्रिस जेरिको। WWE के पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से कुछ साल पहले ही विंस मैकमैन की राय जेरिको के लिए काफी बुरी थी। WWE में जेरिको की शुरुआत के लगभग 1 महीने के बाद ही मैकमैन को लगने लगा कि जेरिको एक घटिया रेसलर है, और इसका कारण ये था कि बहुत सारे रेसलर्स जेरिको के काम को लेकर शिकायत किया करते थे। टॉक इस जेरिको के एक एपिसोड के दौरान मैकमैन की खुद को लेकर इस राय के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मैं लगभग 1 महीने के अंदर ही निकाला जाने वाला था। मुझे विंस, जिम रॉस, ब्लैक जैक लैंजा के साथ एक मीटिंग में बुलाया गया, और विंस ने कहा, तुम्हारे साथ ये दिक्कत है कि तुम एक घटिया रेसलर हो, तुम उस पेपर के लायक भी नहीं हो जिस पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट हुआ है, तुम पूरे नौसिखिया हो। समय के साथ जेरिको ने मैकमैन का भरोसा जीत लिया, और दोनों का रिश्ता अभी भी काफी अच्छा है। और जेरिको ने यह भी बताया है कि उनके पास मैकमैन का पर्सनल फोन नंबर भी है, और जब भी वो मैकमैन को कोई मैसेज भेजते हैं तो उन्हें 5 मिनट्स के अंदर ही उसका जवाब मिल जाता है। नंबर 1, एजे स्टाइल्स। WWE के इतिहास में सबसे बेहतरीन डेब्यू में से एक हुआ था 2016 के रॉयल रंबल में। एजे स्टाइल्स आखिरकार WWE में आ चुके थे, और सभी लोग जोश से भरे हुए थे, बस विंस मैकमैन को छोड़कर। माय लव लेटर टू रेसलिंग पॉडकास्ट पर एक अपीयरेंस के दौरान एजे स्टाइल्स ने बताया कि मैकमैन को नहीं पता था कि स्टाइल्स कौन है, और उन्हें लगता था कि रंबल में लोगों ने जो स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दिया था वो बस एक नाटक था। जब बात स्टाइल्स की आती थी, तब जाहिर तौर पर मैकमैन की उम्मीदें उनसे बहुत कम थी, और खुद स्टाइल्स ने भी ये माना है कि उन्हें लगा था कि मैकमैन उन्हें मिड कार्ड में कहीं रखेंगे। लेकिन डर्ट फोक के साथ एक इंटरव्यू के दौरान स्टाइल्स ने इस बारे में चर्चा करी कि कब उनके लिए मैकमैन की राय बदलने लगी, और वो द फिनोमिनल 1 के एक फैन बन गए। वो एजे स्टाइल्स को ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो मोड़ जहां मैकमैन को सच में मेरे अंदर कुछ दिखा, वो एक आम मैच के दौरान हुआ था, एक बेबी फेस मैच। मैं बाहर गया और मैंने अपना काम किया। मैं गोरिल्ला के पास वापस आया, और विंस ने कहा, थोड़ी देर के लिए इधर आओ, मेरे पास और भी लोग हैं जो वो कर सकते हैं जो तुमने अभी किया, तुमने कुछ खास नहीं किया।
मुझे एक पिटबुल चाहिए था। मुझे बस ऐसा आदमी चाहिए जो सीधे हमला करे। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो बस इसके पीछे ही पड़ जाए। और मैंने कहा, हाँ मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आदमी को। और फिर वहाँ मौका था मिस टीवी पर आने का और मैंने उसको बखूबी संभाला, जैसे मैं मेरे ओपोनेंट को खा जाऊंगा। और मुझे लगता है इसी वजह से विंस की राय भी बदल गई। और अगली चीज जो हुई, रेसलमेनिया 32 के बाद मैं क्रिस जेरिको को हरा रहा था और मैं WWE चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के खिलाफ नंबर 1 कंटेंडर बन गया था और हमारे कुछ बेहतरीन मैचेस भी हुए। वो एक बदलाव था। वहीं पर सारी चीजें बदल गईं और इसी तरह मैं वो एजे स्टाइल्स बना जिसे आप सभी जानते हैं। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे रेसलर्स जिनसे विंस मैकमैन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लगातार जीत मिलना एक बड़ी बात होती है, लेकिन कभी कभी फैंस को इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ स्ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।